Okay, so moving towards today's topic, मशीन लर्निंग के अंदर ऑल्दो कि यहाँ पे जो टर्म यूज हुई है वो है मॉडल्स। लेकिन मशीन लर्निंग में और एआई के फील्ड के अंदर मॉडल्स जो है वो एक डिफरेंट फील्ड, एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जो यहाँ पे हम तीन चीजें पढ़ रहे हैं, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, नॉट एग्जैक्टली मॉडल्स। अब ये तीन टाइप्स क्या हैं हमारे पास? दो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी और एक हमारे पास डिफरेंटली ऐड हो रही है। पहली हमारे पास आती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। दूसरी है अनसुपरवाइज्ड। और थर्ड है हमारे पास रीइंफोर्समेंट। जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड, आपने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी। इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है ब्रीफली वो ये है कि मशीन को, सिस्टम को डाटा प्रोवाइड किया जाता है along with its correct answers, या जिसको एक और टर्म यूज होती है लेबल। लेबल्स के साथ डाटा प्रोवाइड किया जाता है। वो लर्न करता है कि उस इमेज में या उस डाटा के अंदर क्या चीजें अवेलेबल हैं, उनके फीचर्स को अपने पास नोट डाउन करता है बेसिकली, और उनको एसोसिएट करता है उस स्पेसिफिक लेबल के साथ। तो यहाँ एग्जांपल दी गई है फ्रूट्स की, एप्पल्स एंड स्ट्रॉबेरीज। तो उसको एप्पल की बहुत सारी डिफरेंट एंगल्स से, डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट लाइटिंग में एप्पल्स की पिक्चर्स दी जाएंगी, और साथ में उसका लेबल दिया होगा कि दिस इज एन एप्पल। एक पिक्चर होगी, साथ में लेबल एप्पल। तो वो इस पिक्चर को देखेगा, इसको रिकग्नाइज करेगा, इसके फीचर्स देखेगा, किस तरह की शेप है उसकी, उसका किस तरह का कलर है, किस तरह का टेक्सचर उसको शो हो रहा है, और उन चीजों को नोट डाउन करके साथ लिख देगा एप्पल। इस तरह के फीचर जब भी कभी उसको शो होगा तो कहेगा दिस इज एन एप्पल। सेम गोज विद स्ट्रॉबेरीज। स्ट्रॉबेरीज के साथ भी वो इसी तरह से शेप उसकी देखेगा, टेक्सचर देखेगा, और उसको नोट डाउन करके साथ कह देगा दिस इज एन एप्पल। फिर बाद में कभी भी उसको जब कोई पिक्चर दिखाई जाएगी तो वो उस पिक्चर के फीचर्स देखेगा और चेक करेगा कि ये फीचर्स जो ऑलरेडी स्टोर हुआ हुआ डाटा है उसके मुताबिक ये फीचर किस चीज के हैं। अगर वो फीचर्स एप्पल से मिलते जुलते हैं तो कहेगा दिस इज एप्पल, अगर स्ट्रॉबेरी से मिलते जुलते हैं तो कहेगा दिस इज स्ट्रॉबेरी। जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है उसमें हम डाटा तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन देयर इज नो लेबल विद इट। उस डाटा के साथ कोई टैग, कोई लेबल नहीं हम इंट्रोड्यूस करते। सेम एग्जांपल अगर हम लेके देखें तो हम सिस्टम को एप्पल्स की और स्ट्रॉबेरीज की पिक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हम ये नहीं बताएंगे कि इसमें से एप्पल कौन सा है, स्ट्रॉबेरी कौन सी है। जो आपका सिस्टम है वो उनको बेस्ड ऑन द फीचर्स, वो उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेगा। हर एक को डाटा का बेसिकली प्लॉट करेगा और दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बना देगा। एक ग्रुप के फीचर्स सिमिलर होंगे, दूसरे ग्रुप के आपस में सिमिलर फीचर्स होंगे। हो सकता है वो एप्पल्स एंड स्ट्रॉबेरीज के ग्रुप बनाए, एप्पल्स को एक ग्रुप में डाल रहा हो, उसको नहीं पता कि ये एप्पल है, लेकिन उनको एक ग्रुप में डाल रहा होगा, स्ट्रॉबेरीज को दूसरे ग्रुप में डाल रहा होगा, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि इनके फीचर्स सिमिलर हैं। अब वो इनको कहेगा कि दिस इज ग्रुप वन और ग्रुप टू, बल्कि इसके अलावा एक और टर्म यूज होती है, लास्ट ईयर भी आपने देखी होगी, क्लस्टर्स। दिस इज क्लस्टर वन, दिस इज क्लस्टर टू।
फिर जब भी कभी हम नई इमेज इंट्रोड्यूस कराएंगे, एक इमेज हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तो वो इन दोनों में से किसी एक ग्रुप में डालेगा, तो कहेगा कि दिस इज वन, या फिर कहेगा कि दिस इज टू। कोई नेम नहीं, कोई टैग नहीं। ये दोनों अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड के अंदर डिफरेंस आ जाता है। सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो हम इनपुट दे रहे हैं लर्निंग के लिए, उसके साथ टैग्स बता रहे हैं उसको, उन चीज़ों के आंसर्स जो बता रहे हैं कि ये चीज़ क्या है। लेकिन जो हम अनसुपरवाइज्ड में लर्निंग मटेरियल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, उस मटेरियल के साथ हम कोई टैग्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। सुपरवाइज्ड में वो टैग्स वो अपने पिक्चर्स को, उस डाटा को भी एनालाइज करेगा और उसको किसी टैग के साथ एसोसिएट कर देगा। अनसुपरवाइज्ड में वो दो ग्रुप्स बनाएगा, दो क्लस्टर्स बनाएगा, या जितने भी आपके पास डेटा पॉइंट्स बनते हैं उतने क्लस्टर्स बनाएगा, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उनके सिमिलर फीचर्स किस तरह के हैं। अब हम आते हैं नए टॉपिक की तरफ, जो कि है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आपका एआई है उसको आप रिवॉर्ड या फिर पनिशमेंट देते हो, या उसको पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देते हो, बेस्ड ऑन द रिजल्ट इट इज प्रोवाइडिंग। जिस तरह से आप गेम्स खेलते हो, तो कुछ कुछ गेम्स होते हैं जिसके अंदर लाइव्स होती हैं, 3 लाइव्स या 3 चांसेस होते हैं, और आपके पास स्कोर चल रहा होता है। तो जैसे जैसे आपका कैरेक्टर मूव कर रहा है उस गेम के अंदर, अगर वो लेट्स से कि कोई मूविंग अराउंड टाइप गेम है, तो वो किसी एनिमी के साथ टकरा जाता है, एनिमी उसको हिट करता है, तो आपकी एक लाइफ डाउन हो जाती है। लेकिन जब आप एनिमी को किल करते हो तो आपका स्कोर अप हो जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं एआई के साथ। एआई जब अपना टास्क सही तरीके से अचीव करता है, तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, स्कोर की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। जब वो टास्क सही अचीव नहीं कर रहा होता, जब उसके टास्क में या तो सही प्रिडिक्शन नहीं कर रहा या फिर सही टास्क नहीं अचीव कर रहा, तो उसको हम कोई ना कोई पनिशमेंट देते हैं। हो सकता है कि जस्ट एक स्कोर की फॉर्म में हो। हम एआई से कहेंगे कि दिस स्कोर मस्ट गो अप। अब स्कोर कैसे ऊपर जाएगा? हो सकता है कि उसने ठीक गैस किया, ठीक प्रिडिक्शन की, तो उसको स्कोर अप होगा। उसने गलत प्रिडिक्शन की तो स्कोर डाउन होगा। ये मेन कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास reinforcement learning का। In reinforcement learning, the machines are trained with the help of positive or negative feedback. To explain reinforcement learning, we will use the following terms. Agent, एजेंट है हमारे पास आपका जो कंप्यूटर सिस्टम था, दैट इज रिफर्ड टू एज एजेंट। एनवायरनमेंट, जिस सिनेरियो के अंदर आपका वो एजेंट काम कर रहा है, जिस तरह से आपका जो एआई का एनवायरनमेंट होगा, जो आपका मॉडल रन हो रहा होगा। एक्शंस, वो स्टेप्स हैं जो वो एजेंट या वो मशीन ले रही है। रिवॉर्ड्स, अगर वो ठीक स्टेप लेती है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा। पनिशमेंट है अगर, या पेनल्टी, अगर वो गलत स्टेप लेती है तो उसको कोई पनिशमेंट मिलेगी बेसिकली। The agent is provided with an environment where it must take certain action। इसी तरह से हमने गेम का एनवायरनमेंट बनाया था। इस तरह से कोई ना कोई एनवायरनमेंट इस तरह का उसको प्रोवाइड किया जाता है कि जहाँ पे उसको कोई स्पेसिफिक एक्शन लेना हो। इफ द एक्शन इज हेल्पफुल टुवर्ड्स द डिजायर्ड सोल्यूशन, अगर वो स्टेप उसने ठीक तरीके से लिया है तो उसको एक रिवॉर्ड मिल जाएगा। अदरवाइज उसको पनिशमेंट या पेनल्टी मिलेगी। The agent improves its action based on the feedback. This model is used to get optimal results। आप इसको इस तरह से भी गेस कर सकते हो, जो मेज वाली गेम्स होती हैं जिसमें आपने एक मेज बनी हुई होती है, उसमें से पाथ फाइंड करना होता है।
सॉर्ट समथिंग लाइक दिस। इस तरह का क्या आपके पास मेज बनी होगी, सो एक स्टार्टिंग पॉइंट से आपने एंडिंग पॉइंट तक जाना होगा, जिसके अंदर बाइफरकेट भी आपके पाथ हो रहे होंगे, गलत डायरेक्शन में भी पाथ जा रहे होंगे, डिफरेंट तरीके से आपके पास एक रूट बना हुआ होगा। अब अगर इसके अंदर आपका एआई स्टेप ले रहा है, लेट्स से कि जो करेक्ट पाथ था वो था राइट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न एंड राइट टर्न, एंड यू रीच द एंड। अगर एआई पहला स्टेप ठीक लेता है तो आप उसको दे देते हो +10 पॉइंट्स। अगला स्टेप वो गलत ले लेता है तो आप करते हो -10 पॉइंट्स। नेक्स्ट स्टेप ठीक लिया, +10 पॉइंट्स। ठीक स्टेप लिया, +10। गलत स्टेप ले लिया, -10। अब ये जो दो इसने गलत स्टेप्स लिए थे जहां पे उसका स्कोर कम हुआ था, एआई अब कोशिश ये करेगा उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो इसको मैक्सिमाइज करे, वो यहाँ पे से अपना रिजल्ट इंक्रीज करे, अपना स्कोर इंक्रीज करे। तो उस केस में अब वो देखेगा कि उसने यहाँ पे क्या गलत किया था। उसके पास दो ऑप्शन थी, राइट एंड लेफ्ट जाने की। वो अब देखेगा कि वो क्या कर सकता है तो उसका रिजल्ट अब बेहतर होगा। तो इन दिस केस वो ये कर सकता है कि लेफ्ट जाने के बजाय वो राइट जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन में। तो अब उसका स्कोर प्लस हो गया। बाकी सारे उसने जो ठीक किए थे जहाँ पे उसको +10 स्कोर मिला था वो सब ठीक थे, दोज विल रिमेन द सेम। ये वाला भी उसने गलत लिया था स्टेप, ठीक वाला स्टेप लेगा, ये वाला स्कोर भी प्लस हो गया। अब उसने अपना रिवॉर्ड मैक्सिमाइज कर लिया। नाउ द एआई हैज लर्नड के इस तरह के स्टेप्स लेने से उसका आंसर ठीक आ रहा है, वो अपने फाइनल स्टेप की तरफ जा रहा है और उसका रिवॉर्ड उसको प्रॉपरली मिल रहा है, पूरा पूरा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये चीज इम्प्लीमेंट की जाती है जब एआई को हम बेस्ड ऑन द स्टेप्स इट टेक्स, बेस्ड ऑन द एक्शन इट टेक्स, हम या तो रिवॉर्ड देते हैं या पेनल्टी देते हैं, तो उसकी बेसिस पे जो लर्निंग होती है उसको कहा जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लर्निंग टू प्ले चेस एंड whenever you start your game by moving knight, you win. You always try to start your game by moving knights. On the other hand, whenever you start your game by moving queen piece, you lose the game. Therefore, you will always avoid moving queen pieces. In this way, by winning or losing the game by moving certain pieces, you have learned के winning moves क्या हैं. In reinforcement learning, this process is continuous until the model is trained and provides accurate result. अब एक ये तो हमने एक सिंगल आइटरेशन की एग्जांपल ली थी अभी। अब यही जो अगर हम चेस वाली गेम देखते हैं, अब इसमें ऑन द चेस बोर्ड यू हैव 8 and 8, 16 पीसेस टू प्ले विद। ओपोनेंट के भी 16 पीसेस होते हैं। आप हर एक पोजीशन से डिफरेंट डिफरेंट पीस को मूव कर सकते हो। अगर वो पीस मूव होता है और नेक्स्ट जब ओपोनेंट अपना कोई पीस मूव करता है तो आपका वो जो पीस आपने मूव किया था वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, वो सेफ रहता है, तो आप उसमें +1 स्कोर कर दो। लेकिन अगर आपकी मूव के बाद ओपोनेंट के मूव से आपका वो पीस डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट इज अ -1। तो अब जितने ज्यादा, अब एआई ने क्या करना है, +1 को मैक्सिमाइज करना है। जितने ज्यादा +1 उसको मिल सकते हैं उससे कोशिश करना है कि वो उसको गैदर करे। अब यहाँ पे भी यही होगा, वो हर एक पीस को बारी बारी मूव करेगा। पहली गेम के अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सारे पॉन्स को मूव करे। लेट्स से कि वो राइट मोस्ट पॉन को मूव करता है, ओपोनेंट भी अपने रैंडम ओपोनेंट, हम नहीं देख रहे ओपोनेंट ने क्या मूव किया, लेकिन एआई ने राइट मोस्ट को मूव किया। सेकंड में उसने उससे अगले को मूव किया। अगली मूव में उसने इसी सेकंड को फर्दर एक स्टेप आगे मूव किया। तो अब पहले दो स्टेप्स में तो उसको +1 दो दफा मिल गया। जो थर्ड स्टेप लिया है, थर्ड में उसने एक स्टेप और आगे मूव किया था, उस टाइम पे हो सकता है कि ओपोनेंट का पॉन यहाँ मौजूद हो, वो इस हमारे एआई के पॉन को डिस्ट्रॉय कर दे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे -1 आएगा। अब एआई ने यहाँ पे लर्न किया है कि अगर
अगर आपको चेस के रूल्स का, जिन लोगों को आइडिया होगा, अगर पॉन मौजूद है एक जगह पे तो वो अपने डायगोनल में मौजूद एनिमी के पॉन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब एआई ने ये बात लर्न कर ली है कि ओपोनेंट के डायगोनल में उसने अपनी अपने पॉन को नहीं रखना। नेक्स्ट गेम, अब यहाँ तो उसका डिस्ट्रॉय हो गया, लेट्स से कि ये गेम हम एंड तक लेके जाते हैं, एंड पे एआई जो है वो लूज कर जाता है। हम दोबारा से नेक्स्ट गेम स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट गेम में वो इस मूव को अवॉइड करेगा। वो कोशिश ये करेगा कि उसका पॉन कभी भी किसी और पॉन के डायगोनल में ना जाए। लेकिन हो सकता है कि वो पॉन के बजाय वो यहाँ पे अपने नाइट को ले आए, नाइट को यहाँ पे रख दे, या फिर रुक को रख दे, या बिशप को रख दे, किसी और पॉन इसके चेस के पीस को यहाँ पे रख दे। अगेन उसको एक -1 मिलेगा बिकॉज पॉन ने उसको डिस्ट्रॉय कर देना है। अब एआई ने ये चीज लर्न कर ली कि कोई भी चेस का पीस हो, ऑल ऑफ दीज पीसेस, नन ऑफ देम शुड बी एट अ डायगोनल फ्रॉम द ओपोनेंट्स पॉन। इसी तरह नाइट की मूव होती है एल शेप में, 2 pieces फॉरवर्ड एंड 1 टू द राइट या 1 टू द लेफ्ट, इस तरीके से वो मूव करता है। तो ये जो दो पोजीशंस हैं, ये भी दोनों को एआई इसी तरीके से लर्न करेगा कि यहाँ पे नहीं लेके आना अपने पीस को, बिकॉज ओपोनेंट का नाइट उसको वहां से डिस्ट्रॉय कर देगा। जो बिशप है वो डायगोनल्स में मूव करता है, ऑल द वे थ्रू डायगोनल्स में। तो अब आपका एआई ने ये भी लर्न करना है कि उसने इन डायगोनल्स को अवॉइड करना है। रुक स्ट्रेट और साइडवेज मूव करता है, इस रुक के इर्द गिर्द इन पोजीशंस को अवॉइड करना है। किंग इमीडिएट ब्लॉक्स में, उसके इर्द गिर्द जितने इमीडिएट ब्लॉक्स हैं उनको अवॉइड करना है किंग से। क्वीन है तो क्वीन ऑल द डायरेक्शंस, डायगोनल्स भी, स्ट्रेट्स भी। क्वीन इज द मोस्ट पावरफुल पीस ऑन द चेस बोर्ड, तो इसके इर्द गिर्द इसके किसी एंगल में नहीं आना। तो ये कुछ रूल्स हैं चेस के जो कि एआई लर्न करेगा विद ट्रायल एंड एरर। वो हर आइट्रेशन में देखेगा कि उसको कितना रिवॉर्ड मिला। हर आइट्रेशन के बाद वो अपने अपने रिजल्ट्स को, रिवॉर्ड हो या पेनल्टी हो, अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। The figure shows reinforcement learning pictorially. The agent takes an action at a certain time. The environment is in certain state which changes after the action. Suppose the agent moves knight and captures the rook of the opponent player. The state of board changes to a new state. The capturing opponent rook is a rewarding move. In this way, the agent player learns from his her winning or losing moves and improves। अब ये जो हमने चेस की एग्जांपल ली अभी, इसमें हमने तो अभी तो मैंने आपसे ये कहा था ना कि अगर आप सेफ है, आपकी मूव तो +1 करना है। अगर आपका जो प्लेयर, आपने जो पीस मूव किया वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो -1 करना है। हम एक और ऐड करते हैं +2। +2 इज ग्रेटर रिवॉर्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग द ओपोनेंट्स पीस। अगर वो ओपोनेंट का कोई पीस कैप्चर कर लेता है या डिस्ट्रॉय कर देता है तो उसको और भी ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब एआई को ये बात पता चल गई कि एक तो ये कि उसने सरवाइव करना है फॉर +1 रिवॉर्ड्स, दूसरा ये कि उसने ओपोनेंट को भी डिस्ट्रॉय करना है फॉर द +2 रिवॉर्ड्स। अब रिवॉर्ड मैक्सिमाइज करने का तरीका उसको क्या नजर आ रहा है? +2s। +1 अगर लेट्स से कि एक चेस की गेम है जो 10 मूव्स पे सिर्फ चलती है, तो +1 अगर वो खाली करेगा, सरवाइव करने की कोशिश करेगा तो उसको 10 स्कोर मिलेगा। अगर वो हर मूव पे ओपोनेंट को की किसी पीस को डिस्ट्रॉय भी करता है तो उसको 20 स्कोर मिलेगा। तो दिस इज द टारगेट फॉर द एआई नाउ। अब वो ये अचीव करने की कोशिश करेगा और -1s को अवॉइड करने की कोशिश करेगा।
Now, next topic is choosing the appropriate model या choosing the appropriate type. कौन सी टाइप की लर्निंग हम कब कब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कब हमने रिइंफोर्समेंट यूज करनी है, कब सुपरवाइज्ड कब अनसुपरवाइज्ड। अब यहाँ पे आपके पास जो मॉडल की वैसे टर्म यूज हो रही है वो एक्चुअल मॉडल के लिए यूज हो रही है। मॉडल्स आर बेसिकली प्री ट्रेन्ड एल्गोरिदम्स जो कि आपके सोल्यूशन को डायरेक्टली बिल्ड करेंगे और सोल्यूशन को डायरेक्टली प्रिडिक्ट करेंगे। As we learn different models, how will we decide which machine learning model to use for a certain problem? First, we will define our problem, what output or solution we want. Do we want to identify some items, classify the given items, or forecast some future values? The next step is to analyze given results. If the given data has labels or questions, answers, information, then we can use supervised. अगर आपके पास labels मौजूद हैं, आपके पास आंसर्स मौजूद हैं, टैग्स, कोई भी टर्म आप यूज कर सकते हो, ये चीजें मौजूद हैं, तो आप सुपरवाइज की तरफ जाओगे। अब सुपरवाइज की तरफ जाने का मतलब ये है कि आपको जो आंसर मिल रहा है वो आइडेंटिफिकेशन का मिल रहा है। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं है तो फिर आप अनसुपरवाइज की तरफ जाओगे। अनसुपरवाइज्ड का जो मॉडल है वो आपको जो रिजल्ट देगा उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफाई करेगा कि जो आइटम उसको प्रोवाइड किया गया है वो पहले ग्रुप में आता है या दूसरे ग्रुप में आता है, वो किस कैटेगरी में आता है आपके पास। वो इस चीज को क्लासिफाई करेगा, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। we can if we don't have apparent labels and data have various groups which may have some similarities and some differences, we can apply unsupervised. Finally, if in the given data you identify some agent must achieve some goal, कोई गोल अचीव करना है, बेसिकली पाथ फाइंडिंग का टास्क आपके पास आ जाता है, कोई पाथ फाइंडिंग या रिजल्ट फाइंडिंग, गोल फाइंडिंग, जहाँ पे आपने कोई चीज सर्च अप करनी है और कुछ स्टेप्स लेके आपने एंड तक पहुंचना है, वहां पे आपके पास किस तरह की लर्निंग आएगी, वहां पे आप रीइंफोर्समेंट की तरफ जाओगे। बिकॉज आपके एआई ने उन चीजों को गो थ्रू करना है, लर्न करना है, एनालाइज करना है और उसके बाद उन चीजों को, उस रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करना है। मशीन लर्निंग प्रोसेस स्टेप्स, अब ये किस तरीके से मॉडल का, इसके स्टेप्स क्या होते हैं लर्निंग के मेन। स्टेप वन, द प्री प्रोसेस क्लीन डाटा इज स्प्लिट इनटू ट्रेनिंग डाटा एंड टेस्टिंग डाटा। Sometimes we divide it into three parts and keep small amount of data to validate the final result. अब ये जो बात की गई है इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास जो डाटा आता है, लेट से हम आपकी क्लास का डाटा लेते हैं, यू आर 38 स्टूडेंट्स। हम ये करते हैं कि रिजल्ट की जो प्रिडिक्शन है, जनरल जो एआई के अंदर रूल यूज होता है वो होता है 80-20 का। 80-20 मीन्स कि 80% ऑफ द डाटा विल बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग, 20% विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग। तो 38 में से हम कहते हैं कि 25, लेट्स से टेक 25 स्टूडेंट्स का जो डाटा है उसकी बेस पे हम ट्रेनिंग करेंगे अपने एआई के मॉडल की, उसको ट्रेन करेंगे। बल्कि 25 इन 28 कर लेते हैं ताकि हमारे पास एक बेटर फिगर आ जाए। 28 इंस्टेड, ओके एक और सॉल्ट फिगर लेते 30, जस्ट जस्ट टेक 30। और जो 8 स्टूडेंट्स का डाटा पीछे रह गया है उसको हम लेके जाएंगे टेस्टिंग के लिए। इसकी बेसिस पे आपका मॉडल अपने पास एक आपका जो एआई है वो अपने पास एक मॉडल बिल्ड करेगा, एक स्ट्रक्चर बिल्ड करेगा। जो बाकी का 8 स्टूडेंट्स का डाटा है वो जब हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो वो उस पे प्रिडिक्शंस करके देगा हमें। तो आपका जो कंप्लीट मॉडल होता है उसको हम दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं। जनरल रूल इज 80-20
80% ऑफ द डाटा इज यूज्ड फॉर ट्रेनिंग। बाकी का जो 20% डाटा है वो टेस्टिंग के लिए हम यूज करेंगे। उसकी बेसिस पे हम जज करेंगे कि हमारा एआई ठीक प्रिडिक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। अब यहाँ पे रीजन क्या है कि हम सेम डाटा को क्यों कर रहे हैं? हम सारे 100% डाटा को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? हम सारे को यूज कर दें और उसके बाद हम नया डाटा आएगा तो उसके ऊपर कर लेंगे। नहीं, जो नया डाटा आएगा वो नया डाटा न्यू प्रिडिक्शंस के लिए यूज होगा। हम न्यू प्रिडिक्शंस के ऊपर टेस्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज हमें न्यू प्रिडिक्शंस का फाइनल रिजल्ट नहीं पता। जो पुराना डाटा हमारे पास मौजूद है हमें उसका फाइनल रिजल्ट पता है, हमें उसके लेबल्स पता है। तो हम उसकी बेसिस पे इसको टेस्ट करेंगे। नोन डाटा है जो हमारे पास उसकी बेसिस पे हम टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से काम करता है। क्या ये एआई ठीक काम करता है या नहीं करता, ठीक प्रिडिक्शन देता है या नहीं देता। दूसरी चीज, a suitable algorithm is selected to train the machine. There are several algorithms and like neural network, decision tree. न्यूरल नेटवर्क और डिसीजन ट्री तो खैर बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपके पास कुछ एल्गोरिथम्स आते हैं। सम अदर टाइम आपको इन एल्गोरिथम्स से भी की भी एग्जांपल्स आपको मैं दिखाऊंगा। लेकिन अब इसको किस बेसिस पे ट्रेन करना है दैट डिपेंड कि किस टाइप का डाटा है और इससे किस टाइप का रिजल्ट आना है। उसकी बेसिस पे हम कोई एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से कि हम न्यूरल नेटवर्क्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्या स्टेप करना है? द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन द ट्रेनिंग सेट। इट learns the patterns from data and develops a decision making ability। वो उसको एनालाइज करता है और वो कोई डिजाइन बिल्ड कर लेता है। डिजाइन नॉट एक्चुअल फिजिकल डिजाइन, वो कोई लॉजिक्स बिल्ड कर लेता है। वो कहता है कि दिस टाइप ऑफ डाटा, इसके अंदर इस तरह का ट्रेंड एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि वो कोई फॉर्मूला बिल्ड कर ले। वैसे तो ये लाइन का फॉर्मूला है लेकिन हो सकता है कि वो कोई फॉर्मूला कोई इस तरह की चीज बिल्ड कर ले कि जिसकी बेसिस पे वो न्यू वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकता है। उस पुराने के अंदर से वो पैटर्न फिगर आउट करेगा। आफ्टर दैट पैटर्न हैज बीन फिगर्ड आउट, अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? फाइनल स्टेप, टेस्टिंग। जो हमने ये 20% डाटा यहाँ पे टेस्टिंग से निकाल दिया था, टेस्टिंग में नहीं, ट्रेनिंग में नहीं दिया, टेस्टिंग के लिए रख लिया था, उसको अब हम अप्लाई करेंगे इस मॉडल पे। इस मॉडल को ये डाटा देंगे और देखेंगे कि जो इसने प्रिडिक्टेड रिजल्ट दिया है क्या ये प्रिडिक्टेड रिजल्ट हमारे एक्चुअल रिजल्ट से मैच करता है या नहीं करता। ये हमने अब कंपेयर करना है। प्रिडिक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं फाइनल स्टेप में। अगर वो ठीक है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं ठीक तो अब हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हम एल्गोरिदम चेंज करें, हो सकता है हम उस एल्गोरिदम के कोई पैरामीटर्स को चेंज करें, कोई वैल्यूज को चेंज करें। The performance of the model can be improved by changing or improving the algorithm or by adjusting the necessary parameters which are beyond the scope of this book yet। अब अगेन वही बात, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं किस तरह का मॉडल है, these are very high level complicated terminologies। some other time जब हमारे लेक्चर्स कवर हो चुके होंगे तो हम इसकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो आपका मेन स्टेप्स हैं वो यही हैं कि आपने डाटा लिया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। ट्रेनिंग डाटा के ऊपर कोई एल्गोरिदम अप्लाई किया डिपेंडिंग ऑन कि वो किस टाइप का डाटा है, और आपने एक मॉडल बिल्ड कर लिया, एक प्रिडिक्शन का एल्गोरिदम बिल्ड कर लिया। उसकी बेसिस पे फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे? हम जो जो भी उसने लॉजिक बिल्ड किया उसको हम टेस्टिंग डाटा देंगे और उससे एक प्रिडिक्टेड रिजल्ट गैदर कर लेंगे। उस प्रिडिक्टेड रिजल्ट के ऊपर अब हम कंपैरिजन करेंगे विद एक्चुअल रिजल्ट। क्या वाकई में ये सेम रिजल्ट है या नहीं है? अगर सेम है वेल एंड गुड। अगर सेम नहीं है तो या तो हम इस मॉडल को चेंज करेंगे या फिर हम इस मॉडल के पैरामीटर्स को चेंज करेंगे। इसके अंदर बहुत सी वैल्यूज होती हैं जो कि एडजस्ट की जा सकती हैं। तो हम उन वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे, हम उसको फाइन ट्यून करेंगे ताकि हमारा प्रिडिक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट इक्वल आ जाए। तो ये होते हैं कुछ
एक तो ये कि हमारे पास तीन मॉडल्स आ जाते हैं, और किस तरीके से हम उन मॉडल्स में से कोई भी एक चूज कर रहे हैं। देन वी हैव AI, machine learning, and data science similarities and differences. Similarities: AI is based on creating intelligent system. Machine learning is a subject of AI that focuses on algorithms and statistical modeling. Data science is used to get meaningful insight from the data. तीनों ने डाटा के साथ ही कोई काम करना है, लेकिन उनका जो एंड गोल है वो डिफरेंट है। AI इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करके डाटा में से कोई इंफॉर्मेशन गैदर करना है। डाटा साइंस meaningful insight from the data to make informed decision. Similarities क्या है? Data driven approach: all the three fields rely on data to provide optimal result. डाटा होगा, उसकी बेसिस पे प्रेडिक्शंस होंगी, पैटर्न्स होंगे, डिसीजन दिए जाएंगे। यूज ऑफ एल्गोरिदम एंड मॉडल: तीनों के अंदर एल्गोरिदम्स डिजाइन हो रहे हैं, मॉडल्स डिजाइन हो रहे हैं। डाटा साइंस के अंदर स्टैटिस्टिकल या विजुअल मॉडल्स होंगे। मशीन लर्निंग के अंदर हमने तीन मॉडल्स देखे हैं, उसमें से कोई चीज होगी। एआई जो है वो मोस्टली सर्चिंग या जो काउंटिंग और सर्चिंग एल्गोरिदम्स हैं उनके ऊपर काम कर रहा होगा। और गोल क्या है? तीनों का एंड गोल ये है कि जो काम मैन्युअली किया जाता था उसको ऑटोमेट कर दिया जाए सिंपली। फाइनली अब डिफरेंसेस: टूल्स एंड टेक्निक्स। तीनों में डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज हो रहे हैं, डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज हो रही हैं। एआई में हमारे पास डिफरेंट, मशीन लर्निंग में तो खैर सुपरवाइज अनसुपरवाइज और इनके आगे फर्दर कुछ चीजें यूज हो रही हैं। एआई में न्यूरल नेटवर्क्स तो नहीं यूज होते, खैर वो मशीन लर्निंग में यूज होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक टर्म्स यूज होती हैं। और एप्लीकेशन कहाँ पे अप्लाई हो रहा है? स्पीच रिकग्निशन और इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स में अप्लाई हो रहा है हमारे पास। और फाइनली आउटपुट। आउटपुट हमारे पास क्या, किस फॉर्म में आ रहा है? एआई जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर रहा है, मशीन लर्निंग प्रिडिक्शंस कर रहा है, डाटा साइंस आपको डाटा को विजुलाइज करके प्रोवाइड कर रहा है।